स्प्रिंग बताना था। सर स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स। ठीक। देखो होता क्या है कि जब अपने स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है। सर हाँ बोलो। सर स्प्रिंग फोर्स को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं? क्योंकि ये भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के चलते आता है। स्प्रिंग भी मॉलिक्यूल्स में जो इलास्टिसिटी, जैसे सेम टेंशन में नहीं आ रहा था, टेंशन में भी जो मॉलिक्यूल्स से एक दूसरे के साइड बाई साइड एडजेसेंट वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, सेम इसमें भी वही होता है। ठीक है। लेकिन इसके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के चलते इस पे पुल और पुश फोर्स दोनों लगा। तो देखो ये एल नॉट है, एल नॉट कहने का मतलब होता है नेचुरल लेंथ, जब इस दोनों एंड पे कोई फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, जब दोनों एंड पे हम कुछ फोर्स नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि ये अपने नेचुरल लेंथ में रहता है। इसका एक एल नॉट नेचुरल लेंथ है। अब होता क्या है कि जब भी एल नॉट को चेंज करोगे, एल नॉट को चेंज कर रहे हो मतलब अगर तुमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके लेंथ को छोटा कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा एल डैश हो गया, लेंथ छोटा कर दिया। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो, इसको एलोंगेट करके तुमने लेंथ को बड़ा कर दिया। ये दो काम तुम कर सकते हो स्प्रिंग का, एल डबल डैश। इन दोनों केस में क्या होगा, स्प्रिंग तुम पे फोर्स लगाएगा। इन दोनों केस में क्या होगा, स्प्रिंग तुम पे फोर्स लगाएगा। तो देखो इस केस में तुमने क्या करा है, स्प्रिंग को कंप्रेस करा है, पुश करा है। ठीक है ना, जब उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग हमें बाहर की तरफ धक्का देता है। इसको जब पुश करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, तुमको बाहर की तरफ धक्का देगा। मतलब अगर तुमने उसको पुश किया है ना, उसको तुमने पुश किया है तो स्प्रिंग भी तुमको उल्टा दिशा में, उल्टा डायरेक्शन में पुश करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये केस हाँ है सर। कंप्रेशन का। तो जब भी हम कंप्रेस कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग हमें पुश करता है। जब कंप्रेशन होगा तो ये क्या करेगा, पुश फोर्स लगाएगा। क्लियर है? और बात करते हैं एलोंगेशन की। एलोंगेशन करने के लिए तुम क्या करते हैं, पुल करते हो, स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो वो क्या होगा, एलोंगेट होगा। और जब एलोंगेट बैक हो, ऐसे एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग भी तुमको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या करता है, जो भी स्प्रिंग है ना वो हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में रहना चाहता है। स्प्रिंग का काम क्या है, वो हमेशा इस शेप को रिगेन करना चाहता है, जिसको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको रिगेन करके रहना चाहते हैं कि हमेशा वो एल नॉट में ही रहे। और जब तुम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका लेंथ चेंज करते हो तो अगर इसको कंप्रेस करोगे तो वो इस लेंथ में रहने के लिए तुमको बाहर की तरफ धक्का देगा। अगर तुम उसको एलोंगेट करोगे, पुल करोगे तो वो भी तुमको पुल करेगा ताकि इस शेप में वो आ सके। आ रही बात समझ में? और जैसे स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, जैसे यहाँ से फोर्स हटाओगे वो अपने आप कहाँ चला आएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। तो इस केस में तुम क्या कर रहे हो, एलोंगेशन कर रहे हो। और जब हम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं तो एलोंगेशन करने के चलते ये पुल फोर्स लगाता है। यानी जो भी तुम्हारा स्प्रिंग है वो क्या कर सकता है, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा सकता है, पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। लेकिन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, स्प्रिंग के केस में या रोप के केस में रोप हमेशा पुल फोर्स लगा सकता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर सर। सारी बात समझ में? स्प्रिंग की इस फोर्स को ही रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको क्या 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 बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारा साथ, फिर से बोलो ना, क्या बोल रहे हो कुछ? सर कह रहा हूँ कि स्प्रिंग की इस फोर्स को ही रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है ना इसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका नेचुरल लेंथ रिस्टोर कर ले। स्प्रिंग क्या चाहता है कि जो भी उसमें चेंज हो रहा है ना उस चेंज को रिस्टोर करे। तो इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे भाई जब इलास्टिसिटी चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चलेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखने हैं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है। फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स अप्लाइड बाई स्प्रिंग, ये लिख भी सकते हो, फोर्सेस दो है, यहाँ से लिखना, दो तीन लाइन लिख लो। लिखना when length when length of a spring when length of a spring is not equal to its natural length, when length of a spring is not equal to its natural length, not equal to its natural length, then it apply then it apply then it apply a force
then it apply a force because it always wants because it always wants to regain its natural length. Therefore this force is also known as restoring force. Therefore this force is also known as restoring force. And magnitude of restoring force या magnitude of spring force भी लिख सकते हो. Spring force is directly proportional to change in length with respect to natural length. Magnitude of a spring force is directly proportional to change in length with respect to natural length. नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ स्प्रिंग में वो हमें पता करना. ठीक है, हरी बात समझ में. अब जो चेंज इन लेंथ हो सकता है वो कब कंप्रेशन से भी प्रोड्यूस होगा, एलोंगेशन से भी प्रोड्यूस होगा. अगर मान लो लेंथ एल नॉट था और तुमने उसको कंप्रेस किया एक्स से, तो जो लेंथ में चेंज आया वो कितना आया, एक्स का चेंज आया. तो दैट चेंज उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स. तो दैट इज एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. एफ एस क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जहां एक्स क्या है, एक्स है चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज के एक्स. जो फॉर्मूला हो जाता है फाइनल, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पता करना है फोर्स का, जो भी स्प्रिंग है वो कितना फोर्स लगाएगा, तो इट विल बी एफ इज इक्वल टू के एक्स. जहां के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. ठीक है सर, ये के का वैल्यू सभी स्प्रिंग के लिए सेम होगा? नहीं, डिफरेंट होगा. डिपेंड करता है ये कॉइल किस तरीके का है, जो स्प्रिंग बना हुआ है वो कैसे वायर से बना हुआ है, कैसे मटेरियल से बना हुआ है. सारे स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू होगा. हो गया. अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पता करना है कि स्प्रिंग कितने का फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कितने का फोर्स लगा रहा है वो कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूला से, F इक्वल टू के इंटू एक्स. एक्स जहाँ का क्या है, चेंज इन लेंथ, कहां से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ. अरे बात समझ में है. जैसे अगर तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है, स्प्रिंग को तुमने क्या करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है, ये अपने नेचुरल लेंथ में नहीं है, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा. एफ एस जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा. ठीक है ना. एफ एस क्या शो कर रहा है, एफ एस शो कर रहा है ये स्प्रिंग बाहर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा अगर इन कंप्रेशन में होगा. स्प्रिंग इन कंप्रेशन, देखो कंप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए तुमने कैसे धक्का दिया होगा, बाहर से ऐसे धक्का दिया होगा, तो स्प्रिंग तुम पे बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है. और अगर जब स्प्रिंग एलोंगेशन में होता है, स्प्रिंग इन एलोंगेशन की अगर बात करोगे, मतलब नेचुरल लेंथ से उसका लेंथ ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वो पुल फोर्स अप्लाई करता है. मतलब डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके का होगा. ये तुम्हारा एफ एस है,
ये तुम्हारा एफ है। मतलब अगर तुम इसको यहाँ पे होल्ड करके देखोगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा स्प्रिंग। क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू के एक्स, इसकी भी वैल्यू के एक्स, जहाँ एक्स चेंज है, चेंज इन लेंथ। हो गया? ये 4 टाइप के फोर्स हमें पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में दिखेंगे। इन फोर्सेस का यूज आएगा कहीं ना कहीं, तो इनके बारे में तुम्हें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि फोर्स कैसे लगते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। हटा दे इसको। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से समझना। फ्री बॉडी डायग्राम से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है? अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम का काम क्या होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो अगर तुमको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो होता क्या है ना कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुमको अननोन देगा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन में कुछ पूछेगा तुमसे, और अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है तो उस अननोन को कैलकुलेट करने के लिए तुमको इक्वेशन चाहिए। जो भी सवाल में पूछ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? तुमको इक्वेशन चाहिए। और वो जो इक्वेशन है वो कहाँ से आता है? फ्री बॉडी डायग्राम से आता है। ठीक है ना? फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम नहीं बना पा रहे हो तो वो इक्वेशन तुमसे नहीं बन पाएगा, और अगर वो इक्वेशन तुमसे नहीं बना तो फिर तुम क्या नहीं कर सकते हो? क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका पहला स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही अगर तुमने करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, बस इक्वेशन लाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। तो अगर तुमको फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नहीं कर पाओगे, फ्रिक्शन का नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम अभी इस चैप्टर के लिए, इसका अगला चैप्टर जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है ना कि जो भी बॉडी रखा हुआ है, जो भी बॉडी रखा हुआ है उसको हम उसके सराउंडिंग से डी अटैच कर देते हैं। जैसे एक बॉडी रखा हुआ है, एक बुक है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, अभी ड्रॉ मत करना, एक बुक है, मैंने कहा रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली शो क्या करता है? इस बुक पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, इस बुक पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, जब हम इसको डीअटैच करके इधर आइसोलेट करके शो कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो ये जो बुक है ना, इस बुक पे अगर फोर्स देखोगे तो इस बुक पे सबसे पहला फोर्स लग रहा होगा mg, जो इसका वेट फोर्स है। आ रही बात समझ में? इधर लग रहा होगा नीचे की तरफ। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर ये बुक यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल इसको क्या कर रहा होगा? धक्का दे रहा होगा। टेबल इसको क्या करेगा? धक्का देगा ऊपर की तरफ, तभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। यानी इस पे एक और फोर्स लग रहा है जो कि किधर है? ऊपर की तरफ है, जिसको एन से शो करते हैं। तो देखो इस बुक को मैंने क्या करा? यहाँ आइसोलेट करा। आइसोलेट करने के बाद मतलब इसको सराउंडिंग से कहीं अलग हट के बनाया, जहाँ पे इसका कोई किसी से कनेक्शन नहीं हो, किसी से कांटेक्ट नहीं हो। और कांटेक्ट जैसे ही हटा, उसके बाद हम क्या करते हैं? इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स शो करते हैं। कभी भी ये जो फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी पे वो नहीं शो करेंगे, हम कौन सा फोर्स शो करेंगे? जो फोर्सेस इस पे लग रहा है। तो इस पे एक तो अगर इसके पास मास है तो ये फोर्स तो हमेशा लगेगा, जिसको हम वेट फोर्स बोलते हैं। मास किसी भी बॉडी में है तो उसमें हम आंख बंद करके कौन सा फोर्स दिखा देंगे? नीचे की तरफ mg दिखा देंगे, उसका वेट फोर्स दिखा देंगे। उसके बाद सोचेंगे कि जो जो बॉडीज कांटेक्ट में है उनके चलते क्या क्या फोर्सेस आ रही है, तो कांटेक्ट के चलते जो फोर्सेस आएंगे उसको शो कर देंगे। फिर देखेंगे क्या वो किसी रस्सी से कनेक्टेड है, किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो टेंशन दिखा देंगे, और अगर किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा तो फिर हम क्या शो कर देंगे? उसमें स्प्रिंग फोर्स शो देंगे। ये 4 फोर्सेस बॉडी को डीअटैच करके हमें शो करना होता है। अगर चारों प्रेजेंट है तो चारों शो करेंगे, कोई 3 प्रेजेंट है तो 3 शो करेंगे। आ रही बात समझ में? तो लिखे ना फ्री बॉडी डायग्राम का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है लिखना। इट इज ए फोर्स डायग्राम, इट इज ए फोर्स डायग्राम ऑफ ए बॉडी, इट इज फोर्स डायग्राम ऑफ ए बॉडी, of a body showing
showing all interactions, showing all interactions, showing all interactions, showing all interaction, interaction के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्सेस, showing all interaction, और interactions का क्या मतलब है, एक्सटर्नल फोर्सेस on deattaching, on deattaching, deattaching it from, on deattaching it from its surrounding bodies, deattaching it from, deattaching it from surrounding bodies. हो गया? कुछ एग्जांपल देखते हैं। ग्राउंड पे एक ब्रिक रखा हुआ जिसका मास m है। ग्राउंड पे हमने क्या रखा हुआ, एक ब्रिक रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m है। तो ये जो ब्रिक है ना, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डीअटैच करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m, तो इसको सबसे पहले उठा करके यहाँ ड्रॉ कर दो। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे, इसका वेट फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा। अब देखेंगे कि ये जो मास यहाँ पे रखा हुआ है, ये किसके साथ कांटेक्ट में है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो ये ग्राउंड इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ग्राउंड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स शो कर देंगे, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन n। और किसी से ये बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो और कोई फोर्सेस नहीं आएगा। तो इस बॉडी पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m। ठीक है सर, रिलेटिव मोशन होता तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगता। रिलेटिव मोशन होता तो फ्रिक्शन फोर्स आता। अगर ये बॉडी मूव कर रहा होता और सरफेस यहाँ रफ होता, ठीक है ना, तो हम फ्रिक्शन फोर्स भी दिखाते। वो फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम जब भी बनाएंगे तो वहां पे फ्रिक्शन शो करेंगे, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। अब इसी पे अगर एक दूसरा बॉडी रख दे, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 1 लिख लेना। अभी करेंगे एग्जांपल नंबर 2। इस पे एक ब्लॉक रख दिए जिसका मास है कैपिटल M। इस पे हमने क्या करा, एक और ब्लॉक रख दिया जिसका मास है कैपिटल M। अब समझते हैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखें। सबसे पहले चलते हैं कैपिटल M पे, FBD ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, अगर कैपिटल M का FBD बनाना चाहते हो तो सबसे पहले इसको आइसोलेट करके इसे ड्रॉ करो। फिर क्या करेंगे, इसका वेट फोर्स mg शो करेंगे, ये तो लगेगा ही। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये किसके साथ कांटेक्ट में है, किसी के साथ कांटेक्ट में है कि नहीं है। अगर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, और कांटेक्ट फोर्स क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन नहीं है तो एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो बॉडी है इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है। तो ये बॉडी जो मास स्मॉल m है, ये किधर की तरफ इसको धक्का देगा, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, तब तो ये इस पे रुका है ना, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, यानी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, विच इज n1। क्लियर है? और कोई फोर्सेस लग रहा है इस पे? नहीं सर। नहीं सर। अब बात करते हैं FBD ऑफ मास स्मॉल m। अगर स्मॉल m की बात करोगे, अगेन इसको यहाँ पे ड्रॉ करो ब्रेक करके, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, वेट फोर्स नीचे की तरफ mg। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ना, ये जो स्मॉल m है, ये दो बॉडीज के साथ कांटेक्ट में है, एक ऊपर के साथ और एक नीचे के साथ। यानी इस पे कितने कांटेक्ट फोर्स आएंगे, कितने नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। एक किसके चलते, इस मास के चलते। ये मास इसको किधर की तरफ धक्का दे रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। ये जो मेरा हाथ है, इस पे अगर मैं मार्कर रखूंगा तो मेरा हाथ किधर की तरफ, हाथ पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इस पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, कितना, जितना
ये बॉडी उस पे लगा रहा था, तो ये बॉडी ऊपर की तरफ N1 लगा रहा था, तो इस पे भी नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, N1 लगेगा। ये समझ में आया? ये N1 फोर्स किसके चलते हैं, इसके चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो स्मॉल m है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड भी उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा, और ऊपर की तरफ धक्का देगा तो उसके लिए भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मैं थोड़ा सा इधर साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू होगी N2, इट विल बी डिफरेंट देन N1, N1 से अलग होगा N2, और ये किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ लगने के चलते इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम में 3 एक्सटर्नल फोर्सेस दिखेंगे, एक वेट फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 जो कि इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 जो कि नीचे वाले कॉन्टेक्ट सरफेस पे लग रहा है। ठीक है सर वो कैपिटल M के N1 का बराबर होगा तो? हाँ, वो सब देखेंगे, वो सब जब हम पढ़ लेंगे ना, कि अभी हम इक्वेशन बनाना नहीं सीख रहे हैं, अभी बस हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। वो जब हम थर्ड लॉ पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फोर्स जो कुछ है, ये जो फोर्स है mg, ये बराबर है तुम्हारा कैपिटल M के बराबर। ये कब पता चलता है, व्हेन तुम पढ़ लेते हो क्या, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ लेते हो, समझ में आने लगेगा कि जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा। सेकंड लॉ पढ़ोगे, उससे हम रिलेट करना सीखेंगे कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वो उसके चलते क्या होगा, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन अभी हम बस पढ़ रहे हैं क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इक्वेशंस कैसे बनेंगे उसके बारे में अभी परेशान मत। हो गया, हटा दे इसको। हाँ सर। चलो एक और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है तुम्हारा, इस बार ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, 2 मास है, स्मॉल m कैपिटल M, और कैपिटल M पे फोर्स लग रहा है F, एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड पे रखा हुआ है और रेस्ट में है। सरफेस को अभी हम स्मूथ करके चल रहे हैं। ये जो सरफेस है ये कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं होता, रफ होता, तो फिर हम यहाँ पे फ्रिक्शन का भी सोच सकते थे। ठीक है, अभी के लिए मैं फ्रिक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए फ्रिक्शन को हटा के चल रहा है। अब देखो क्या होगा कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, FBD ऑफ मास कैपिटल M, अगर कैपिटल M का FBD बनाना चाहते हो उसको डी अटैच करके यहाँ ड्रॉ कर दो, कर दिया यहाँ ड्रॉ। सबसे पहला फोर्स कौन सा दिखाएंगे, लगने वाला है इस पे कैपिटल MG जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। उसके बाद ये यहाँ से कांटेक्ट में है, इधर से क्या है, कांटेक्ट में है, तो उस कांटेक्ट के चलते एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी N1। साथ ही साथ ये जो फोर्स F है ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। ये फोर्स क्या है तुम्हारा, एक्सटर्नल फोर्स है, जो कौन से बॉडी पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है। ठीक है ना, तो ये फोर्स भी शो करेंगे, दैट इज F। क्लियर है? और कोई फोर्स लग रहा है, देखना एक बार। हाँ सर, वो स्मॉल m के साथ कांटेक्ट में है। स्मॉल m के साथ ये कांटेक्ट में है, तो अगर स्मॉल m के साथ ये कांटेक्ट में है तो ये कैपिटल M स्मॉल m को इधर धक्का देगा, तो ये स्मॉल m इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, यानी ये किसके और फोर्स। सर आपका साउंड ऑफ हो गया। दिख रहा बोर्ड या ब्लर हो गया? हाँ सर ठीक है। हाँ, ब्लर होगा तो बता देना, उसको रिप्लेस कर। ठीक है, ये इस पे एक इस कांटेक्ट के चलते फोर्स लगेगा N2, यानी अभी जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा है उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में 2 फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्स। ठीक है ना, अगर फ्रिक्शन होता, अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता तो ये जो
ये जो सरफेस है यहाँ पे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी आता, फ्रिक्शन भी शो करना पड़ता, उसका डायरेक्शन शो करना पड़ता। क्लियर है? अब बात सर वो करते हैं जो फ्री आपने बॉडी ड्रॉ ऑफ करा स्मॉल था, एम। सर जो आपने ड्रॉ करा था वो फोर्स लगने के बाद वो रेस में ही तो है। और सर एम क्या और है? कैपिटल एंड स्मॉल एम का जो कॉम्बिनेशन है वो रेस में ही तो है फोर्स लगने का आपका। नहीं पता, नहीं पता, मैंने अभी वहां पे पहुंचे ही नहीं है। वो सवाल में दिया रहेगा कि बॉडी मूव कर रहा है, रेस्ट में है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन है, वो सवाल में दिया रहेगा। अभी हम कोई क्वेश्चन थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम बस फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है? अगर ये बोल देगा सवाल में कि इट इज मूविंग और सरफेस रफ है, तो हम फ्रिक्शन दिखा देंगे। ठीक है ना? अब चलो ठीक है दूसरा, ये जो बॉडी है FBD ऑफ मास स्मॉल एम। अगर स्मॉल एम है तुम्हारे पास, तो अगेन इसको डी अटैच करके ड्रॉ कर दो। सबसे पहला फोर्स दिखाने का क्या काम होता है? mg, इसका वेट फोर्स। इस पे ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज N3। नॉर्मल रिएक्शन 3 ऊपर की तरफ लग रहा है। और अब कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? और भी कोई फोर्स लग कॉन्टैक्ट रहा है? फोर्स N2। कॉन्टेक्ट फोर्स एफ लग यहाँ रहा है पे। सर, एफ। ठीक है ना? और वो उसकी एफ। वैल्यू F लग रहा है उस पे। F नहीं लग रहा है। क्या F शो करेंगे? ये जो फोर्स F है, ये इस M पे, स्मॉल m पे शो करेंगे? नहीं नहीं। नहीं। कितने लोग हैं जो हाँ बोल रहे हैं? कोई कोई है जो हाँ बोल रहा है कि हाँ लगना चाहिए? हाँ सर सर, लगना चाहिए। लगना चाहिए सर, लगना चाहिए सर। लगना चाहिए। तभी तो सर नहीं वो। फ्री सर, वो फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो फोर्स लगा दिया तो कांटेक्ट फोर्स कहाँ से आएगा? अरे वो फोर्स यदि हाँ नहीं तो लगेगा तब तो N2 भी नहीं लगेगा ना पहले वाले बॉडी में। कैसे एक्सीलरेशन नहीं तो लगेगा? कांस्टेंट होगा। N2 तो कांटेक्ट फोर्स है, अरे तो वो उसके अलग साथ तो बात है, बट फोर्स का जब वो क्या? फोर्स अरे नहीं अपने में लगेगा लड़ ले तब रहे तो हो। सुनो N2। सुनो सुनो सुनो, अब मेरा बात सुनो। देखो, फ्रीड बॉडी डायग्राम में हम वही फोर्सेस दिखाते हैं जो उस बॉडी के नेबरिंग में है। ठीक है ना? मतलब जो उस बॉडी के साथ अटैच्ड है। मतलब जैसे हो क्या रहा ना, तुम समझो, ये फोर्स अगर F नहीं होता, अगर ये फोर्स F नहीं होता, तो N2 भी नहीं होता। आ रही बात समझ में? वही तो सर। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि इस मास कैपिटल M पे एक फोर्स लग रहा है F, तभी ये मास जो है ना, इसको धक्का दे रहा है इधर की तरफ। अरे बात समझ में? और उस धक्का के चलते, उस पुश के चलते एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज N2। तो समझना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसको उसी बॉडी पे शो करते हैं, उसको उसी बॉडी पे शो करते हैं जिसपे वो डायरेक्टली अप्लाई करके रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? अब उस डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के चलते हमें उसका रिएक्शन दिख सकता है, दैट में बी इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो दूसरे बॉडी पे इस फोर्स का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा इस नॉर्मल रिएक्शन के चलते। आ रही बात समझ में? कभी भी इस फोर्स F को इस M पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पे डायरेक्टली नहीं लग रहा है। ये किसके हेल्प से लग रहा है? कैपिटल M के हेल्प से लग रहा है। हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? जो उसके नेबरिंग में है, नेबरिंग बॉडी से जिससे डी अटैच करे हो, वही फोर्स उस पर लगाएंगे। तो ये फोर्स कैपिटल M पे लग रहा है, इसको कभी भी इस पे शो नहीं करेंगे। इसका इफेक्ट अपने आप यहाँ पे आ गया है N2। तुमने फोर्स कितना लगाया? तुमने पूरे बॉडी, तुमने कैपिटल M पे फोर्स लगाया है F। ठीक है? इस F का इफेक्ट आया है स्मॉल m पे, दैट इज N2। क्लियर है? अगर ये फोर्स गायब कर दोगे, अगर ये फोर्स तुमने गायब कर दिया, तो N2 तब अपने सर आप यहाँ N2 से नहीं गायब हो लगेगा, जाएगा। N2 नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। ठीक है? तो इसलिए अगर F इस पे लग रहा है तो इसी पे शो करेंगे, ना कि इस पे शो करेंगे। क्लियर है? ध्यान देना, यही पे बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस पे भी कैपिटल F दिखा देंगे, इस पे भी कैपिटल F दिखा देंगे, जो कि गलत है। कैपिटल F जिस बॉडी पे डायरेक्टली वो लग रहा है उसी पे शो करेंगे। अगर इसी डायग्राम में मैं क्या करता, इस फोर्स को यहां से हटा करके इधर लगा देता। ठीक है? इस फोर्स को क्या करता, यहां से हटा करके यहां लगा देता, तो ये F यहां से गायब हो जाता, इधर लगने लगता। आ रही बात समझ में? वैसे कोई सर, कंफ्यूजन वैसे भी किसी को? सर, बोलो। वैसे भी तो सर F इक्वल टू N2 होगा ना सर, जब पढ़ेंगे आगे तब। अरे वो होगा, जरूरी नहीं है कि F इक्वल टू N2 ही होगा। अगर बॉडी एक्सीलरेट हो गया तो F इक्वल टू N2 नहीं होगा। तो कांस्टेंट तब एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए भी F इज इक्वल टू N2 नहीं होगा। जब बॉडी ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा तो F इक्वल टू N2 नहीं होगा। जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में है,
तब तक तुम F इक्वल्स टू N2 बोल सकते हो। ओके सर। बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस केस में F इज इक्वल टू N2 होगा। लेकिन जब बॉडी एक्सीलरेट करने लगे, जब बॉडी का मोशन हो और वो एक्सीलरेट करने लगे, उस केस में F इक्वल्स टू N2 नहीं होगा। उस केस में F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पुट करके हम सॉल्व करते हैं। वो आएगा आएगा, अभी परेशान मत हो। आ रही है बात समझ में? तो ये जो छोटा छोटा मिस्टेक है ये ध्यान रखना। F जिस बॉडी पे लग रहा होगा, अगर बहुत सारी बॉडीज का कॉम्बिनेशन दिया है तो F जिस पे लग रहा होगा उसी पे शो करेंगे, ना कि उसके बगल वाले बॉडी पे, उसके बगल वाले बॉडी पे। उस बगल वाले बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखेगा तो उसका इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर है? सर हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। वो एफ तो सर एम कैपिटल एन एंड स्मॉल एम दोनों पे ही लग रहा है। नहीं लग रहा है, दोनों पे नहीं लग रहा है, लग रहा है इस पे और डायरेक्टली इसका नहीं, इफेक्ट। इनडायरेक्टली तो एम पे भी लग रहा है ना, हाँ कांटेक्ट तो में है उसी दोनों। को तो ठीक है, लिखे चल हैं N2। ठीक है, उसी के चलते तो N2 लिखे हैं ना। हाँ हाँ सर वही बोल रहा हूँ। डायरेक्टली लग रहा है तभी तो N2 लिख रहे हैं यार, नहीं लगता तो N2 नहीं आता। डायरेक्टली लग रहा है तो मैंने इनडायरेक्ट फोर्स दिखाया तो तुमको N2। मैं कहा बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट लग रहा है। आ रही बात समझ में? तुम खुद से बोल रहे हो ना इनडायरेक्टली लग रहा है, तुम खुद बोल रहे हाँ हो ना सर। इनडायरेक्टली लग रहा है, तो मैंने हाँ हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाया कि नहीं दिखाया? हाँ सर। N2 दिखाया ना। अगर ये हाँ। फोर्स F नहीं होता तो क्या ये N2 आता? नहीं सर। नहीं आता, नहीं। क्योंकि ये इसको धक्का देता ही नहीं, और अगर धक्का नहीं देता तो N2 नहीं आता। धक्का देने का कारण क्या है? ये फोर्स F है। अगर यही फोर्स को मैं इधर की तरफ दिखा दूं, समझ लो इसी फोर्स को मैं इधर की तरफ दिखा दूं, तो क्या ये N2 आएगा? नहीं आएगा, फिर तो एम नहीं उससे आएगा। हट अगर जाएगा। इसको खींच, हाँ अगर मैं इसको खींच दूं N इधर की तरफ, फोर्स को इधर की तरफ लगा दूं, तो अब ये तो भाग जाएगा ना, ये यहाँ इस पे फोर्स ही नहीं लगाएगा। बोलो, फोर्स हाँ सर। लगाएगा? नहीं हाँ सर। सर। अगर फोर्स का डायरेक्शन तुमने चेंज कर दिया तो नहीं लगाएगा, तो ये N2 दिखेगा? नहीं सर। नहीं नहीं दिखेगा। दिख रहा। नहीं दिखेगा। तो अब तुमको फील हो रहा है कि ये फोर्स लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो F फोर्स है ना, इसका डायरेक्ट इफेक्ट बस इसी पे दिखाएंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इफेक्ट बाकी बॉडीज पे दिखाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, उसी पे शो करेंगे, बाकी सारे बॉडीज पे उसका इफेक्ट शो करेंगे। मैंने शो करा है इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। ये एक वेज है मास m का, इसके ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने को बोल रहा है तो कैसे करेंगे? ये एक वेज ब्लॉक है, और उस वेज ब्लॉक को हमने कहा रखा है, ये दीवार और इस ग्राउंड के पास रखा हुआ है, और इसके बीच में जो जगह बच रहा है वहां पे एक स्फीयर डाल दिया है। ड्रॉ कर लिया तुमने फिगर? चलो इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। एफबीडी ऑफ मास कैपिटल एम। कैपिटल एम को डी अटैच करो हर जगह से। तो अगर डी अटैच करते हो, इसको ला करके यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब इस पे लगने वाला सबसे पहला फोर्स mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है। उसके बाद ये जो ग्राउंड है इसके साथ ये कांटेक्ट में है, जो नीचे वाला ग्राउंड है उसके साथ ये क्या है, कांटेक्ट में है, जिसके चलते एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज N1। और कोई फोर्स है इस पे? बोलो, और कोई फोर्स है इस पे? हाँ हाँ सर, उस पीआर के हाँ, साथ वो पीआर के साथ एक कांटेक्ट छोटा में। एक वो body का। स्फेयर लगा रहे। स्फीयर के साथ कांटेक्ट में। अब स्फीयर के साथ कांटेक्ट में है तो स्फीयर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा ये सोचो। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या इंक्लाइन डायरेक्शन में लगाएगा?
इंक्लाइन डायरेक्शन में। इंक्लाइन डायरेक्शन में। वो कैसे इंक्लाइन पता करेंगे? सर वो इंक्लाइन डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यही कॉमन नॉर्मल है। हमने क्या बोला था कि जब हम नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये कॉमन नॉर्मल है, इस पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर इस पे परपेंडिकुलर होने के लिए, स्फीयर पे परपेंडिकुलर होने के लिए, दिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो यानी जो भी नॉर्मल रिएक्शन ये स्फीयर इस ब्लॉक पे लगाएगा वो इंक्लाइन डायरेक्शन में होगा, दैट इज इधर की तरफ कहीं, एंड दिस इज N2। क्लियर है? और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? नहीं सर। नहीं सर। अब ड्रॉ करते हैं FBD ऑफ मास स्मॉल m, और जब स्मॉल m के लिए ड्रॉ करोगे तो जो भी सरफेसेस है डी अटैच कर दो। डी अटैच करने के बाद जो भी फोर्सेस लग रहे दिखा दो। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा दिखाते हैं हम? एज यूजुअल mg। mg। उसके बाद ये एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था तो ये इधर की तरफ लग रहा है, ये जो उसके बॉडी है इसको opposite। किधर धक्का था? अपोजिट धक्का देगा, N2। ठीक है, एक कांटेक्ट और था, कहाँ पे? यहाँ पे, दीवार पे। तो यहाँ पे जो हाँ यहाँ पे जो दीवार पे जो कॉमन नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना? सेंटर की तो अगर तरफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ आ रहा है और दीवार इसको किधर धक्का देगा? राइट साइड में, तो इसको एक और फोर्स शो करेंगे, दैट इज N3। और कोई फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? दीवार पे तो सर दीवार भी सर, ये जो एम मास का बॉडी है वो भी तो सर दीवार पे लगाएगा। कौन? हाँ, तो वो अभी हम दीवार का फ्री बॉडी डायग्राम बना कहाँ रहे हैं? सर एमजी का ऑपोजिट में एक नहीं लगेगा? एमजी के अपोजिट में कौन लगाएगा? कोई बॉडी होना चाहिए ना लगाने के लिए। सोचो, एमजी के अपोजिट में कौन लगाएगा फोर्स? क्या इस यहाँ पे ये किसी के साथ कांटेक्ट में है? गैप है सर बीच में। गैप है ना, कांटेक्ट जहाँ पे है, जहाँ पे कांटेक्ट है वहीं पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना? अब तुम सोच रहे हो ना कि एमजी के अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कैसे बैलेंस होगा? लग तो रहा है, ये इसका कंपोनेंट ब्रेक करो, है ना? एक एमजी के अपोजिट में ये जो N2 है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना? तो इसका एक कंपोनेंट लग तो रहा है एमजी के अपोजिट डायरेक्शन। सर वो तो N2 का। हाँ सर। हाँ बोलो। नहीं सर, ठीक है, ठीक है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साफ साफ जो भी तुमको कंफ्यूजन दिख रहा है वो बोल दो। क्लियर है सबको? और कोई एक बच्चा पूछ रहा था, वो पता ना दीवार के बारे में क्या पूछ रहे थे तो? अरे बोलो तो, दीवार बोल वो पूछ रहे थे कि सर दीवार भी तो लगाएगा सर फोर्स, वो ही पूछ रहे थे। दीवार वाला फोर्स तो दिखाया है ना N3। हाँ तो सर एम ये भी जो तो दीवार पे लगाएगा लगाएगा वो शो नहीं करते हैं। अच्छा, वो नहीं शो करते। नहीं, ओके एम जो लगाएगा, एम जो फोर्स लगाएगा, हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर स्मॉल m का ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उस पे लगने वाले फोर्सेस दिखाते हैं, ना कि वो किस पे कितना फोर्स लगा रहा है। इस स्मॉल m पे कौन कौन से फोर्सेस एक्सटर्नली लग रहे हैं वो शो करते हैं, ना कि ये जो स्मॉल m है वो दीवार पे कितना फोर्स लगा रहा है। वो कब दिखेगा? जब तुम दीवार का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। अगर बोल देता कि दीवार का फ्री, सर वो एमजी वाला तो वो तो खुद लगा रहा है ना? एमजी वाला खुद नहीं लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। उसको तो अर्थ खींच रहा है। अरे एमजी जो वेट फोर्स है ये अर्थ लगाता है, ये बॉडी खुद पे थोड़े लगा। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हो या ना हो, हमेशा एमजी रहेगा। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए एमजी लगने के लिए। एमजी लगने के लिए इस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए। वो कांटेक्ट में भी हो सकता है, कांटेक्ट में नहीं भी हो सकता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है? एमजी इस पे लगने वाला फोर्स है, जो लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है, ठीक है? क्लियर है? और कोई दिक्कत? सर जब कोई बॉडी फ्री फॉल करेगा उसमें एमजी लगेगा? एमजी लगेगा, हमेशा लगेगा, एमजी हमेशा लगेगा। उसको बैलेंस करने के लिए मे बी एक होता क्या है कि जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्राइव करेंगे तो उस पे लगने वाली सारे फोर्सेस शो करेंगे। उस पे एमजी लग रहा है ना, तभी वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। जो फोर्स है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा है,
अभी तो हम बोलते हैं ना कि बॉडी जी से एक्सिलेट हो रहा है नीचे की तरफ। अगर जी से एक्सिलेशन हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये एक्सिलेशन किसके चलते आता है? कोई किसी ना किसी फोर्स के चलते आया होगा, और वो फोर्स क्या है? mg है। ठीक है, इसी mg के चलते नहीं है बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा। अगर ये mg नहीं लगता, अगर ये mg नहीं लगता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता। बॉडी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। ऐसा होता है क्या कि जब फ्री फॉल होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? नहीं। मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि उस पर एक नेट फोर्स लग रहा है। और नेट फोर्स कौन लगा रहा है? वेट फोर्स। जो अर्थ उसको पुल कर रहा है अपनी तरफ, उसके चलते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है। दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ड्यू टू वेट फोर्स। समझ में आ गया? हाँ हटा दे सर। इसको। कितना नंबर था, चौथा या पांचवा? देखो चौथा। अब चौथा था, चलो तो अब पांचवा आएगा। अब समझते हैं। नहीं सर चौथा होगा। चौथा? अरे इसमें भी कंफ्यूजन है। चलो कुछ भी, स्टार लगा दो लोग। अभी थोड़ा धागा वाला देख लेते हैं। अगर धागा से कनेक्ट करके रखा है हमने क्या, मास m, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, FBD ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है ना। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम, जब भी धागा से कोई चीज कनेक्टेड होगा ना, जब भी धागा से कोई चीज कनेक्टेड होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? धागा को काटना होगा, रस्सी को काटना होगा। रस्सी को काट दो। ठीक है, क्या करोगे? रस्सी को किसी पॉइंट पे, चूंकि ये मासलेस रस्सी है, तुमको सवाल में मेंशन कर देगा कि ये मासलेस रस्सी है, तो कहीं भी काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ काटो यहाँ काटो यहाँ काटो, कहीं भी काट दो। ठीक, तो मान लो मैंने इसको यहाँ काट दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं काटूंगा तो क्या होगा? रस्सी, मैंने बोला था हमेशा कौन सा फोर्स लगाता है? पुल फोर्स लगाता है। रस्सी हमेशा किस टाइप का फोर्स लगेगा? पुल फोर्स। तो ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे पुल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, है कि नहीं? लोअर एंड पे अगर इस रस्सी पे पुल फोर्स लगाना है तो लोअर एंड पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और इसके जो ऊपर वाला एंड है, इस पे फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ? नीचे की तरफ। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोलो। क्योंकि टेंशन का हमेशा काम क्या होता है? टेंशन हमेशा पुल करेगा। क्योंकि अगर ये जो रस्सी है ना, ये इसको पुल नहीं करता ऊपर की तरफ, ये गिर जाएगा यहाँ से। वो क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है। तो ये तो एक टेंशन लगेगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने बोला था कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? वेट फोर्स ड्रॉ करना, दैट इज mg। और एक और फोर्स इस पे लगेगा, दैट इज ड्यू टू टेंशन T। ठीक है, और कुछ बचा तुम्हारे लिए यहाँ पे? नहीं सर, नहीं किसी सर, को इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। ड्रॉ ड्रॉ कर लो जल्दी, इसी में एक और सवाल ऐड करेंगे। ये जो भी नंबर होगा रख लेना। हो गया? चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे किसका? स्मॉल m का पहले बनाएंगे। तो स्मॉल m के का ध्यान से देखोगे तो दो रस्सी है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। दोनों रस्सी को काट देंगे, इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। अब इसको याद ड्रॉ करोगे तो इस मास m पे सबसे पहला फोर्स, इसका वेट फोर्स दिखाएंगे। ये जो रस्सी है इसको किधर की तरफ धक्का देगा? ऊपर की तरफ। ये जो रस्सी है इसको किधर खींचेगा? ऊपर की तरफ खींचेगा। तो एक फोर्स आएगा, दैट इज टेंशन। और चूंकि ये रस्सी और ये रस्सी, दोनों रस्सी अलग अलग है, ध्यान से देख लो, ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है। तो अगर इसमें टेंशन T शो करोगे तो इसमें कुछ और शो करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं T1 शो कर रहा हूँ। T1 लग रहा है ऊपर की तरफ। T1 किसके चलते आया? इस रस्सी के चलते आया। रस्सी को काटा तो पता चला रस्सी किसको किधर खींच रहा है? इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है।
सिमिलरली ये जो नीचे वाला रस्सी है, ये इसको किधर की तरफ खींचेगा? नीचे वाला रस्सी किधर की तरफ खींचेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ खींचेगा। अब ऊपर की तरफ धक्का नहीं दे सकता है, कभी भी रस्सी धक्का नहीं देता है, खींचता है। तो किधर खींचेगा? नीचे की तरफ। T2। तो इधर एक और फोर्स शो करेंगे, बगल में मैं थोड़ा शो कर दे रहा हूँ, T2। और कुछ लग रहा है इस पे? और कोई फोर्स? नहीं सर। दो रस्सी से कनेक्टेड था, दो टेंशन आ गया, और वेट फोर्स तो हमेशा रहेगा ही जब तक वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेगा। अब ड्रॉ करते हैं FBD ऑफ मास कैपिटल M। तो अगर कैपिटल M का ड्रॉ करोगे तो अगेन इस पे क्या दिखाएंगे? कैपिटल MG नीचे की तरफ। इस पे जो फोर्स लगेगा, टेंशन, वो कौन कौन सा टेंशन लगेगा? T1 लगेगा, T2 लगेगा, दोनों लगेगा? T2 कौन सा लगेगा। फोर्स शो करेंगे? ओनली T2 लगेगा, क्योंकि ये किस रस्सी से ऊपर की कनेक्टेड तरफ। है? T2 से कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ। क्योंकि टेंशन इसको पुल करेगा ऊपर की तरफ। ये तुम्हारा T2 है, ठीक है ना? और किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। टेंशन के डायरेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे दिखा रहे हैं? जब भी टेंशन देखना हो, क्या करना? रस्सी काट देना। रस्सी जैसे मैं काट रहा हूँ, काट के शो कर दो। ये रस्सी का हमेशा काम क्या होता है? पुल करना। तो ये इसको भी पुल करेगा, उसको भी पुल करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? हाँ सर। हटा दे इसको। हाँ सर। रस्सी से रिलेटेड एक और डायग्राम शो करेंगे, फिर उसके बाद स्प्रिंग पे चलेंगे। ये है तुम्हारा। अगर इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो मास स्मॉल m का और कैपिटल M का, तो कैसे बनाएंगे? FBD ऑफ स्मॉल m का पहले पहले कैपिटल M का ड्रॉ करो। कैपिटल M का ड्रॉ करो, इसको डीअटैच करके यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहला फोर्स कैपिटल MG नीचे की तरफ, ग्राउंड के साथ है, ऊपर की तरफ आएगा एक ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन। हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं, ये फोर्स इस पे लग रहा है, एक फोर्स आएगा इधर की तरफ F, और रस्सी की इधर फोर्स लगा रहा है। अगेन इसको देखने के लिए क्या करेंगे? रस्सी को काटेंगे, तो रस्सी इधर की तरफ फोर्स लगेगा T, चूंकि एक ही रस्सी है तो एक टेंशन शो कर रहा है T। ठीक है, इस पे और कोई हाँ फोर्स सर। लग रहा है? देख लो एक बार, और कोई फोर्स है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो फ्री नहीं। बॉडी डायग्राम हो गया कैपिटल M का। अब चलते हैं स्मॉल m पे। FBD ऑफ स्मॉल m, डी अटैच करेंगे स्मॉल m। ठीक है, इस पे वेट फोर्स दिखाएंगे mg, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट वाला पहले ही समझ चुके हैं, तो कांटेक्ट के चलते एक ऊपर की तरफ फोर्स आएगा m2। ठीक है, और कोई फोर्स है इस पे? हाँ सर। हाँ सर। टेंशन। टेंशन का। इस पे टेंशन इधर की तरफ पुल करेगा ये। ठीक है, हाँ तो इधर सर। की तरफ पुल कर रहा है, तो इस पे टेंशन T दिखाएंगे। क्या फोर्स F दिखाएं इस पे? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिखा, क्योंकि नहीं इसी सर। फोर्स F के चलते ये टेंशन आ रहा है। क्लियर है सबको? इसी फोर्स सर। F के चलते ये टेंशन आ रहा है। हाँ सर। तो अगर इस फोर्स का इफेक्ट इस पे दिख रहा है, इसको डायरेक्ट F करने का जरूरत नहीं है। जैसे पिछले केस में फोर्स के चलते नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, इस केस में इस फोर्स F के चलते टेंशन आ रहा है। अगर ये फोर्स F नहीं होता तो रस्सी में टेंशन नहीं आता, और इस पे कुछ टेंशन नहीं लग रहा होता। क्लियर है? आ रही ना बात समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। हाँ सर। हटा दी इसको। हाँ सर। चलो, अब इसका काम हो गया। अब समझते हैं स्प्रिंग का। इस बार हमने रस्सी की जगह क्या कर दिया? यहाँ पे स्प्रिंग कर दिया। तो ये तुम्हारा मास M है। साथ ही में मैं दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मास M है।
ठीक है, अब देखो इस केस में स्प्रिंग एलोंगेटेड होगा या कंप्रेस्ड होगा? इलोंगेशन एलोंगेशन होगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा? कंप्रेस या elongation? कॉम्प्रेशन। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो पुश करता है, और जब एलोंगेट होता है तो क्या करता है? पुल करता है। इस केस में अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, हम अगर एफबीडी इस केस में बना रहे हो, एफबीडी ऑफ मास एम बना रहे हैं इस केस में, तो अगेन मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले फोर्स शो कर दो mg। उसके बाद ये जो एंड है, इस एंड पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग ध्यान से देख लो अभी किस फॉर्म में है, अभी है एलोंगेटेड फॉर्म में, यानी ये पुल करेगा। एलोंगेटेड फॉर्म में स्प्रिंग क्या करता है? पुल करता है। और पुल किधर करेगा? इस ब्लॉक को ये किधर पुल करेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स दिखाएंगे एफ एस, जो कि क्या है हमारा? स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर है? समझ में आ गया? एफ एस की वैल्यू कितनी होगी वो निकालेंगे, अभी उसका जरूरत हमें नहीं है, तो इसलिए एक चीज से बता अब चलते हैं। क्या 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 फिर से बता दे। हाँ सर, समझो, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ये किधर की तरफ जाएगा? इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये इसको क्या करना चाहता है? इसको होल्ड करेगा, ठीक है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? एलोंगेटेड फॉर्म में। और एलोंगेटेड फॉर्म में जो भी तुम्हारा स्प्रिंग होता है वो किधर की तरफ फोर्स लगाता है? पुल करता है, ठीक है ना। एलोंगेटेड फॉर्म में जो भी स्प्रिंग है वो क्या करेगा? पुल करेगा। और पुल करेगा तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो ये पुल फॉर्म में है तो ऊपर की तरफ पुल करेगा उसको। अब यहाँ पे समझते हैं, इस केस में अगेन अगर एफबीडी बनाते हो, सबसे पहला फोर्स नीचे शो करेंगे, दैट इज mg। अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ऊपर लगेगा, इसका मतलब ऊपर से लगेगा। कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में है ना। कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो ये पुश करेगा इसको किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। अभी भी ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ पुश करेगा। एक फोर्स लगेगा फिर से ऊपर की तरफ, एफ एस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रहा? तो देखो स्प्रिंग के साथ ना, यह स्प्रिंग के साथ ना यही एक फायदा है कि इससे पुल भी करवा सकते हैं, पुश भी करवा सकते हैं। लेकिन रस्सी के साथ ऐसा नहीं करवा सकते। तुम रस्सी के साथ ऐसा कर सकते हो क्या, कि ऐसे बांध दिया रस्सी और नीचे से उसको अटैच कर दिया, रस्सी रोक लेगा? ऐसे पॉसिबल है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा क्या करेगा? वो फुल फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसलिए रस्सी को इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रख सकते हैं। जबकि स्प्रिंग को ऐसे रखो तो भी वो फोर्स लगाएगा, बैलेंस कर लेगा इसको एफ एस। इस कंडीशन में रखोगे तो भी वो फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ एफ एस। एक फॉर्म में एलोंगेट हो रहा है, एक फॉर्म में कंप्रेस हो रहा है, एक फॉर्म में पुश कर देगा, एक फॉर्म में पुल कर देगा। क्लियर है? तो ये स्प्रिंग का काम है, वो रोक सकता है, ठीक है। अब तुमसे किसी ने बोल दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम, कभी कभी हमें स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है। तो इस केस में अगर स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी ऑफ स्प्रिंग, ये तुम्हारा स्प्रिंग था, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग पे ध्यान से दोगे तो ये एफ एस किधर की तरफ लग रहा है? एफ एस मास पे लग रहा है ऊपर की तरफ। तो स्प्रिंग पे किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। यहाँ पे एफ एस। और जितना फोर्स इस एंड पे लगेगा, जितना फोर्स स्प्रिंग के केस में इस एंड पे लगेगा, उतना ही फोर्स दूसरे एंड पे भी लग रहा होगा, एफ एस। क्योंकि स्प्रिंग के दोनों एंड पे सेम फोर्स लगता है, इधर एफ एस, इधर एफ। क्लियर है? ये चीज दिमाग में रखोगे, ये चीज दिमाग में बिठा कर रखोगे कि एक एंड पे एफ एस लग रहा है तो स्प्रिंग के दूसरे एंड पे भी कितना लगेगा? एफ एस लगेगा। समझ में? तो ये स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम है। हाँ बोलो सर, दूसरे एंड पे एफ एस ऊपर की तरफ लगेगा? हाँ, क्योंकि पुल कर रहा है ना स्प्रिंग। अभी क्या कर रहा है? स्प्रिंग पुल कर रहा है। तो अगर स्प्रिंग पुल कर रहा है तो इस एंड पे भी वो अटैच करके रखा है ना फिक्स बॉडी से। ऊपर जो छत है, छत पे भी फोर्स लगा रहा होगा ना स्प्रिंग। तो छत पे स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। जो रूफ है ऊपर की तरफ, ऐसे रूफ जो लगा हुआ है, उस पे स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो छत स्प्रिंग पे किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। हाँ सर, ठीक है। हाँ, अब करते हैं दूसरा। एनी पॉइंट में फोर्स सेम होते हैं बट डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो सेम होगा,
मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक नीचे की तरफ लग रहा होगा तो ऊपर 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 की तरफ लग रहा होगा। अब दूसरा वाला ड्रॉ करते हैं। इस वाले केस में समझ लो क्या हो रहा है। इस वाले केस में एफएस किधर लग रहा है, मास पे ऊपर की तरफ, तो स्प्रिंग पे किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो अगर इस एंड पे नीचे की तरफ लग रहा है तो जो बचा वाला एंड है उस पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो अभी स्प्रिंग कंप्रेशन में है, देख लो अभी स्प्रिंग किस फॉर्म में है, कंप्रेशन पे, इसलिए इसको फोर्स, ये फोर्स क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। अब इस केस में स्प्रिंग क्या था, एलोंगेशन में था, तो देखो एफएस क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो स्प्रिंग के लिए ये ध्यान सर रखोगे, स्प्रिंग mg नहीं एलोंगेशन। लगेगा उस पे? नहीं, एमजी क्यों लगेगा, उसी को तो एफएस के फॉर्म में शो कर रहे हैं। वो बाद में मे भी हो सकता है कि एफएस इज इक्वल टू एमजी, मे बी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो एफएस इज इक्वल टू एमजी, बट शो करेंगे एफएस। ये हो भी सकता है एमजी के बराबर, नहीं भी हो सकता है एमजी के बराबर, दैट डिपेंड करेगा बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम डायरेक्टली एमजी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग पे फोर्स कितना लगेगा, जितना वो किसी और बॉडी पे लगाएगा। स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा होगा, जो दूसरी बॉडी पे वो लगाएगा, और दूसरी बॉडी पे कितना लगा रहा है, वो एफएस लगा रहा है। दिस एफएस मे बी इक्वल्स टू एमजी, तो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। तो हम डायरेक्टली अपने मन से नहीं मान लेंगे कि एफएस एमजी के बराबर है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। हाँ बोलो। सर बोले कि सर जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो सर हम ना लगाते हैं सर, स्प्रिंग फिर कहाँ लगाएगा फोर्स सर? स्प्रिंग तुम पे लगाएगा, तो सर वो कभी स्प्रिंग को किधर पुल, रहेगा? स्प्रिंग तुम्हारे अपोजिट, तुम जिधर फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर, स्प्रिंग फोर्स एफएस से डिनोट करते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ। तो हम जो फोर्स लगाएंगे उसे एफ डिनोट करेंगे? नहीं, जो तुम फोर्स लगाओगे, तुम जो फोर्स लगा रहे हो स्प्रिंग के पे बाहर की तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ अगर जी पुल सर। कर रहे हो तो क्या होगा कि स्प्रिंग तुमको पुल करेगा एफएस पे। जी सर। तुम अगर उसको बाहर की तरफ पुल करोगे तो स्प्रिंग तुमको कितने से पुल करेगा, एफएस से पुल करेगा। तो स्प्रिंग हाँ तुम पे कितने का फोर्स लगा रहा है, एफएस। तो वही फोर्स स्प्रिंग पे लगेगा ना, एक्शन रिएक्शन, वो जो दोनों फोर्स बराबर होगा? अरे दोनों फोर्स बराबर होगा, वो डिपेंड, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि एक्सीलेशन हो रहा है, डी एक्सीलेशन हो रहा है, उस पर अभी क्यों चले जा रहे हो सीधे, दोनों फोर्स बराबर होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर यही समझो, मैंने स्प्रिंग से इसको कनेक्ट कर दिया, ये एक मास एम था, ठीक है, इसको मैं फोर्स एफ लगा करके इधर खींच रहा हूँ। अब देखो क्या होगा कि अगर ये फोर्स इधर एफ लग रहा है तो इधर एफ एस लगेगा। आ रही बात समझ में? इधर फोर्स कितना लग रहा है, एफ, इधर लग रहा है एफ एस, ठीक है ना। तो ये एफ और एफ एस बराबर कब होगा, जब यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 होगा। आ रही बात समझ में? अगर बॉडी एक्सीलरेट कर गया ए से तो एफ माइनस एफ एस विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी परेशान मत हो, एफ एफ एस के बराबर होगा नहीं होगा क्या होगा, उसके लिए परेशान मत हो। तुम्हारा यार ईयरफोन तो बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है। चलो एक जो तुम अगर पूछ दी हो उस तरीके का एक और सवाल कर देते हैं। अगेन दो ब्लॉक को अगर अटैच कर रहे हैं ऐसे, इस पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, इसका मास एम, इसका मास कैपिटल एम, ये स्प्रिंग है तुम्हारा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुमको, ठीक है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, एफबीडी ऑफ कैपिटल एम, अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो एमजी दिखा दो सबसे पहले नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो ऊपर की तरफ N1, ये फोर्स लग रहा है डायरेक्टली दिखा दो F। अब इस फोर्स के चलते ये किधर खींचेगा, राइट साइड की तरफ, तो स्प्रिंग किधर खींचेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड में। स्प्रिंग का काम क्या होता है, रिस्टोर करना, तो रिस्टोर करने के लिए इधर एफ एस लगाएगा। क्लियर है?
तो अगर स्प्रिंग के एक एंड पे एफएस लग रहा है तो दूसरे एंड पे भी कितना लगेगा, एफएस ही लगेगा, है ना। स्प्रिंग के दोनों एंड पे सेम फोर्स लगता है। तो अगर इस पे एफएस लग रहा है तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, इसका। तो अगर बात करोगे इसके लिए, एफ बी डी ऑफ इसका स्मॉल एम, तो इस पे नीचे की तरफ स्मॉल एम जी, ऊपर की तरफ कैपिटल N2 और इधर की तरफ एफ एस। वैल्यू सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर है। एफ एस सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि स्प्रिंग पे जो भी दोनों एंड पे फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन अलग होता है, डायरेक्शन अलग है। ये एफ एस किधर लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, ये एफ एस किधर लग रहा है, राइट की तरफ। क्या ये फोर्स एफ इस पे शो कर दे, नहीं नहीं सर, नहीं शो करेंगे, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, ये स्प्रिंग से रिलेटेड तुम्हारा काम था, ये खत्म हो गया। हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ सर। एक लास्ट है स्ट्रिंग और पुली का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे। चलो अभी कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें। दोनों में पहले एमजी ऊपर लगेगा और टेंशन लगेगा। अगर इसका एबीडी बनाते हो, एबीडी ऑफ मास कैपिटल एम, इसको उठा करके यहाँ ड्रॉ कर दो, इसको उठा करके इधर ड्रॉ करेंगे। नीचे दिखेगा कैपिटल एम जी, रस्सी काटेंगे टेंशन दिखेगा, और टेंशन का काम क्या होता है, ऊपर खींचना, ऊपर ठीक है, पुल करना। तो पुल करेगा ऊपर की तरफ टी, ठीक है। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये सेम ही रस्सी है, सेम ही रस्सी ऐसे घूम के गया है। तो अगर ये पुली मासलेस है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हमारे सिलेबस में पुली को हम मासलेस ही रखते हैं, उसमें कोई मास नहीं होता, पुली फ्रिक्शनलेस होता है, ठीक है। तो अगर पुली मासलेस है तो ये रस्सी ऐसे घूम के गया, तो जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन हर जगह रस्सी में होगा। आ रही बात समझ में, हाँ ठीक है ना। सर। तो इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है, और कोई फोर्सेस लग रहा है, और कोई फोर्सेस नहीं नहीं सर। नहीं सर, नहीं। अब बात करते हैं एफबीडी ऑफ मास स्मॉल एम। तो ये तुम्हारा स्मॉल एम की बात करोगे, अगेन इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, इसको काटोगे तो इस चीज को किधर की तरफ पुल करेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ टी लग गया, ठीक। कभी कभी क्या होता है ना, हमें फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बनाना पड़ता है, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इस पुली की बात करोगे तो इस पुली में रस्सी इसको किधर खींच रहा होगा, इस साइड टी नीचे की तरफ, दूसरे साइड भी इस टी साइड इसको भी नीचे टी। की तरफ ही खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। अब इधर जो रस्सी है वो इसको किधर खींचेगा, ऊपर की तरफ, और चूंकि ये डिफरेंट रस्सी है तो इट विल बी टी डैश, ठीक है ना। जिसने टू टी बोला वो भी करेक्ट बोला, ये भी एक्शन रिएक्शन लगा करके वो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये टी नीचे की तरफ लगेगा इस रस्सी के चलते, ये टी इधर लगेगा इस रस्सी के चलते, तो ये टी और ये टी सेम होगा। ऊपर एक रस्सी बंधा हुआ है तो इस रस्सी के चलते टेंशन आएगा, दैट टेंशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टेंशन, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, टी डैश होगी। और इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो यू कैन से दैट टी डैश इज इक्वल टू टी। इस तरीके का पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पुली के फ्री बॉडी डायग्राम से उसका भी हमें जरूरत होता है, तो पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे। एक और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमारा एफबीडी का जितना भी टाइप होता है वो लगभग मैंने डिस्कस कर लिया। एक और बचा है, इसको ड्रॉ करके फिर खत्म करते हैं।
ये है तुम्हारे पास। इस बार 3 मासेस है, 2 पुली है। सर दोनों का मतलब सर रस्सी सेम है या फिर अलग है? तो तुमको सोचना है कि रस्सी सेम है। पहले सोचो, ये जो रस्सी है ये ऐसे अलग है। घूम के यहाँ तक गया। हाँ, ये जो रस्सी है ना, ये ऐसे घूम के गया है ना, यहाँ पे अलग आके अलग खत्म हो गया। हाँ, और ये रस्सी ऐसे घूम के आया है इधर से। ये 2 रस्सी अलग अलग है। और ये एक तीसरी रस्सी भी मान सकते हो जो ऊपर टॉप से यहाँ कनेक्टेड है। तो अब सोचो, अब एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा? एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम का एफबीडी बनाना है, यहाँ ड्रॉ करो। नीचे शो करेंगे कैपिटल एम जी। रस्सी को यहाँ काटो। रस्सी काटोगे, क्योंकि यहाँ 2 रस्सी है इसलिए मैं इसको T1 से शो कर रहा हूँ। इससे शो कर रहा हूँ T1 से। T1 T1 किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं एफबीडी ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम किधर है? इधर है। तो स्मॉल एम को यहाँ से काटो, इधर ड्रॉ करोगे तो इधर दिखेगा mg। ऊपर क्या दिखेगा? एक डिफरेंट टेंशन दिखेगा, दैट इज T2। तो इधर T2 दिख रहा है कि नहीं? अब बात करते हैं एफबीडी ऑफ मास म्यू। अगर म्यू का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो अगेन नीचे क्या दिखेगा? म्यू जी। ठीक है, ये म्यू अब मत समझ लेना कि वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मास है यहाँ पे। और इसको यहाँ काटोगे तो क्या दिखेगा? ऊपर टेंशन T2 दिखेगा। ऊपर टेंशन T2 शो कर देंगे। ठीक है ना? अभी ये मोशन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी हमें जरूरत ही नहीं, हम बस एफबीडी डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया। अब सारे मासेस का एफबीडी हो गया, तो यू कैन ड्रॉ एफबीडी ऑफ पुली आल्सो। तो अगर इस पुली का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो इस पे नीचे की तरफ T2 लगेगा, इधर भी नीचे की तरफ T2 लगेगा। क्योंकि ये रस्सी इधर कनेक्टेड है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा? T1 लगेगा। आ रही बात समझ में? हाँ ऊपर ऊपर T1 क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? ऊपर T1, नीचे T2। उसका रिलेशन तुम बाद में बना सकते हो जब जरूरत पड़ेगी तो। अगेन इस पुली के लिए देखोगे तो इस पे लग रहा है नीचे इधर T1, अगेन इधर नीचे T1, और ऊपर यहाँ पे काटोगे तो मे भी इधर लग रहा होगा T डैश। फिर इन दोनों में भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सर पुली का भी मास है ना? पुली का मास नहीं है, पुली को मासलेस लेके हम पढ़ते हैं पूरा। जब पुली का मास आएगा तो फिर मास कंसीडर करते हैं। तो उस केस में हम T1 T2, अब इसको रिलेशन लिखने के लिए न्यूटन लॉ का सेकंड लॉ का यूज करते हैं। तो हमारे केस में, हमारे सिलेबस में जो भी है ना, वो पुली को हम मासलेस और फ्रिक्शन लेके चलते हैं। जब भी न्यूटन लॉ का सवाल पढ़ोगे तो वो ब्रैकेट में ऐसे लिख देता है कि पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड पुली इज स्मूथ, या पुली इज फ्रिक्शनलेस, ऐसे बता देता है। ओके सर। ठीक है, हो गया? हाँ सर। चलो, अब ये हो गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो, अभी तक जो जितना भी पढ़ाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया फ्री बॉडी डायग्राम? अब इसमें लगभग मैंने कितना पूरा क्लास खत्म कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम पे ही। तो इसमें अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बाद में कोई मत बोल देना सर मुझे तो फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं आता है। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो अभी भी बोल दो, नहीं है ना? आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, अब बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा 2 तरीके का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? जो फ्रेम का एक्सीलरेशन है, समझना जो फ्रेम का एक्सीलरेशन है वो 0 होता है। मतलब एक्सीलरेशन ऑफ FOR इज 0। तो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं रहा होगा, चल रहा होगा,
मे बी चल सकता है, मे बी रेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन अगर चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है ना। ऐसे बोल देते हैं ना कि इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 है, तो बच्चे के दिमाग में बैठ क्या जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रेस्ट में होगा। नहीं, रेस्ट में नहीं होगा, चल रहा होगा तो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। आ रही बात समझ में? जिस बॉडी पे तुम बैठ के किसी चीज को देख रहे हो, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसको तुम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। कब तक? जब तक वो एक्सेलरेट करना ना शुरू कर दे। आ रही बात समझ में? तो या तो ये रेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है, और इन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड नहीं, वेलोसिटी बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करवा सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सीलरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट। अगर इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके किसी बॉडी को देख रहे हो, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके तुमने क्या देखा? एक बॉडी को देखा, एंड इफ दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, समझ लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अगर इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके किसी दूसरी बॉडी को देख रहे हो एंड दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब यह है कि ऑन दैट बॉडी देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अगर तुमने कहा से बैठ के देखा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। किसको देखा है? एक दूसरी बॉडी को देखा है, एंड दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। वो बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एक बात पक्का है कि ऑन दैट बॉडी देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक्सेलेरेशन ऑफ FOR इज नॉन जीरो, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है, और वेलोसिटी चेंज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के चलते वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ करके किसी ऐसी बॉडी को देख रहे हो, समझ लो, ध्यान से सुनना। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के किसी बॉडी को देख रहे हो, इफ दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है। मे बी उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो भी वो तुमको एक्सेलरेशन में दिख सकता है, क्योंकि तुम कहां पे बैठे हो? तुम खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठे हो। सारी बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ समझ में तुमको आ रहा है? पिछले वाले केस में क्या था? पिछले वाले केस में तुमने एक बॉडी को देखा, ठीक है ना। अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन है ए से, तो एक चीज पक्का है कि F एक्सटर्नल जो इस पे होगा, F एक्सटर्नल, दैट कैन नेवर बी जीरो। क्लियर है ये चीज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के एक बॉडी को देखो, दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विथ ए, इसका मतलब F एक्सटर्नल कैन नेवर बी जीरो। अब यहाँ पे बैठ के देखो, यहाँ पे बैठ के देखा, पता चला कि ये बॉडी ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे F एक्सटर्नल होगा। इट मे बी और मे नॉट बी जीरो। ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फिर भी वो तुमको एक्सेलरेशन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसको कहाँ से देख रहे हो? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम बैठते हैं ना, उसका एक्सेलरेशन भी बॉडी को मिल जाएगा। रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा हुआ है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तुम बैठे हो, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किस में दिखने लगेगा? बॉडी में दिखने लगेगा। हमारी बात समझ में है? फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा खुद का एक्सेलरेशन हो सकता है वहां पे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो भी वो एक्सेलरेट करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मतलब जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हम दोनों कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, बिकॉज इन दैट केस एक्सेलरेशन में बी ड्यू टू टू कॉजेज। एक्सेलरेशन किसके चलते हो सकता है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते खुद, और एक बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा उसके चलते हो सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलो। सर अर्थ को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ लिया तो क्या कैसा होगा? इनर्शियल अर्थ को हाँ, अर्थ को मोस्ट ऑफ द केसेस, अर्थ को लगभग 99 केसेस में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। 99% केसेस में हम उसको क्या मानते हैं? इनर्शियल केस मानते हैं। एक आध % ऐसा होता है कि जहाँ पे अर्थ को हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
मानना पड़ता है, जो कि हम पढ़ेंगे। जहां पे आएगा कि अर्थ को हम यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। आ गया समझ में? ठीक है ना। हमारे केस में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो अर्थ को, जब भी न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, इन दैट केस अर्थ इज कंसीडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को क्या कंसीडर करेंगे? इनर्शियल। मैंने बोला है क्या, 100 प्रॉब्लम है ना, उसमें 100 में 99 में अर्थ क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक आध प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है जो कि जहां आएगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा कि इन दिस केस वी आर कंसीडरिंग अर्थ एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? हो गया? हाँ सर। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा है, समझना, अगर कोई बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा है, तुमको किसी बॉडी में देखा क्या कि बॉडी का एक्सेलेरेशन हो रहा है, नोट में ये लिखेंगे कि अगर कोई बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा है तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? ये एक्सेलेरेट कर सकता है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, या फिर it can be accelerating due to non-inertial frame of reference। क्योंकि अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए तो भी ये एक्सेलेरेटेड दिखेगा तुमको, और नहीं तो फिर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। यानी एक्सेलेरेशन, कोई भी बॉडी अगर एक्सेलेरेशन में तुमको दिख रहा है तो उसके कितने कॉज हो सकते हैं? 2 कॉज हो सकते हैं। या तो उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब तुम उसको कहां से देख रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्लियर है? और ये दोनों चीजें कंबाइन भी हो सकती है कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है और तुम उसको देख कहां से रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। तो इस बार एक एक्सेलेरेशन एक्सटर्नल फोर्स के चलते आएगा, एक एक्सेलेरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते आएगा। मतलब इस केस में हम दोनों को ध्यान रखेंगे। आ रही बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ये क्या है? एक्सेलरेशन है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, या फिर दिस ए मे बी ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। सर मे बी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठकर बॉडी को देख रहा, उस बॉडी के मेरे तरफ से देख रहा और रिलेटिव मोशन में वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब वो जो मेरे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन है और उसका एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। मे बी तुम जो एक्सेलेरेशन, तुम्हारा जो एक्सेलेरेशन है उसको काउंटर बैलेंस कर दे रहा है एक्सटर्नल फोर्स का एक्सेलेरेशन, ठीक है ना, ऐसे काउंटर कर देगा। तो मे बी वो तुम जितने से एक्सेलेरेट हो रहे हो उतना ही से बॉडी भी एक्सेलेरेट हो रहा है। जिस एक्सेलेरेशन से तुम चल रहे हो उसी एक्सेलेरेशन से बॉडी भी अगर चल रहा था ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर तुम अपने पे बैठ के देखोगे ना उस बॉडी को, तो वो बॉडी तुमको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में दिखेगी, क्योंकि ए और ए दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। वही चीज हमने पढ़ा था जब दो बॉडीज को हम हवा में फेंकते हैं। दो बॉडी को जब हम हवा में फेंकते हैं तो किसी एक पे बैठ जाओगे तो इसका एक्सेलेरेशन उसके एक्सेलेरेशन को कैंसिल आउट कर देता है। हाँ, जी नलिफाई कर देंगे। जी नलिफाई कर देता है, वही सेम चीज। क्लियर है? सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर एक जगह पे तुम समझ गए हो ना तो बाकी कहीं भी बात होगा तुम अपने आप कैच कर लोगे उसको। तो जैसे जी कैंसिल आउट हुआ था, यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको हटा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं न्यूटन्स लॉ पे। टाइम एक बार देख लेना कितना बचा होगा। टाइम बचा होगा तो ठीक है, तो फिर इसको अगले चलो टाइम रहने दो। यहीं पे एक नोट लिख लो जल्दी से। ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखवाया था ना, इसको नोट फॉर्म में लिख दो। लिखना इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी is only due to external applied force but in non-inertial frame of reference, acceleration of body is acceleration of body may have acceleration of body may have। सर एक बार फिर से बता दीजिए बट से। बट लिखा हुआ दिखा तो हाँ लिखा हुआ बट सर बोर्ड ब्लर हो जाएगा। अच्छा बोर्ड ब्लर हो गया।
सबके लिए हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ, बट इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस acceleration of body may be acceleration of body may be due to acceleration of frame of reference, may be due to acceleration of frame of reference, acceleration of frame of reference, or external force or external force or both ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो भी तीनों लॉज न्यूटन सर ने दिए थे मस्कुलर फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स जो हम अपने मतलब कोई भी मसल यूज करके, मस्कुलर फोर्स जो जैसे हम किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं हैंड से तो उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे जो हॉर्स है, हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है अपने बॉडी के फोर्स अप्लाई करके तो उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। हमारे मसल से जो भी फोर्स लगते हैं ना, हमारे नहीं किसी भी एनिमल के मसल के चलते जो फोर्स आता है दैट इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जैसे किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हो, हॉर्स किसी चीज को पुल कर रहा है, जो तुम्हारा ये डंकी है वो किसी चीज को कैरी कर रहा है, तो कैरी करने में कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? जो भी चीजें उस पे उसके बॉडी पे रखे होंगे उस पे मस्कुलर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है? ठीक है। और कुछ नहीं सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।